वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड यू आर वाचिंग द प्लेलिस्ट ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो फार्माकोग्नोसी में आज हम चैप्टर 5 की बात करेंगे, जो हमारे पास इंजाइम्स बेस्ड चैप्टर है। इसमें हम जो है वो इंजाइम की डेफिनेशन, इंजाइम की जो है वो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और इंजाइम की डिफरेंट एग्जांपल्स देखेंगे जो हमें क्रूड ड्रग की फॉर्म में मिलते हैं। और लास्ट पे हम जो है वो एंजाइम्स की क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो होप सो हमारा ये चैप्टर जो है वो एक छोटा सा चैप्टर है जिसमें कुछ डेफिनेशंस और कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम लेके चलेंगे और इसको जो है वो एक ही वीडियो में वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम जो है वो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो इंजाइम की डेफिनेशन के इंजाइम जो है वो होता क्या है, विद इन बॉडी जो है वो एग्जिस्ट करता है ह्यूमन बॉडी में, और अल्टीमेटली जो है वो इसकी डेफिनेशन क्या है या ये किन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है। द इंजाइम कैन बी डिफाइंड एज द कैटलिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। बायोलॉजिकल सिस्टम मीन्स जो ह्यूमन बॉडी है या एनिमल बॉडी है तो उसमें जो है वो उसके कैटलिस्ट के तौर पे जो है वो एक्ट करता है। दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग सेल्स व्हिच आर कैपेबल ऑफ कैटलाइजिंग द बायोलॉजिकल रिएक्शंस। कि हमारी जो है वो बायोलॉजिकल सिस्टम में ही जो है वो प्रोड्यूस होता है और वहीं पे जो है वो अपने एक्शन दे रहा होता है। और एक्शन कौन से दे रहा होता है? कैटलिस्ट वाले एक्शन। अब कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट इज अ केमिकल सब्सटेंस व्हिच इज इनऑर्गेनिक इन नेचर एंड यूज्ड टू बूस्ट अप केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कि ये जो है वो इनऑर्गेनिक इन नेचर होता है, केमिकल सब्सटेंस होता है और क्या करता है? केमिकल रिएक्शन को बूस्ट करता है, उसको स्पीड अप करता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन जो बॉडी में हो रहा है, लेट्स सपोज हमारी डाइजेशन हो रही है, हमारी जो है वो मेटाबॉलिज्म हो रही है, तो इन सारे प्रोसेसेस को जो है वो विद इन बायोलॉजिकल सिस्टम अगर कोई कैटालिस्ट जो है वो बूस्ट अप करता है तो उसको हम इंजाइम कहते हैं। ठीक है, आउटसाइड ऑफ द बॉडी अगर वो किसी रिएक्शन को बूस्ट अप कर रहा है तो उसको हम कैटालिस्ट कहेंगे। अगर वही कैटालिस्ट जो है वो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में या हमारी बॉडी में एग्जिस्ट कर रहा है, लिविंग सेल्स में एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसको हम जो है वो इंजाइम का नाम देते हैं। द इंजाइम्स आर ऑर्गेनिक कैटलिस्ट प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो वही बात आ गई कि कैटलिस्ट, लेकिन वो कैटलिस्ट जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस हो रहा है, वहीं पे जो है वो अपना काम शो कर रहा है। दैट्स वाई कॉल्ड बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। तो इंजाइम को हम जो है वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी कहते हैं। तो कैटलिस्ट क्या है? कोई भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है या केमिकल है जो हमारी जो है वो डेली लाइफ में या केमिकल रिएक्शंस में जो है वो इन्वॉल्व होता है और उनको बूस्ट अप करता है। अब वही केमिकल रिएक्शन अगर ह्यूमन बॉडी में है या लिविंग सेल्स में है और उनको बूस्ट अप करने के लिए कोई एंजाइम है तो उस एंजाइम को हम कैटलिस्ट ही कहेंगे, लेकिन वो कैटलिस्ट जो है वो ऑर्गेनिक नेचर का होगा और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होगा। ठीक है, तो नॉर्मल कैटलिस्ट की अगर हम बात करें तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होता, वो केमिकल लेबोरेटरी में हो सकता है, वो वैसे किसी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो सकता है। ठीक है, और कैटलिस्ट जो है वो खुद अपने आप को यूटिलाइज नहीं करता, वो अल्टीमेटली जो है वो रिएक्शन को बूस्ट करता है। अब यहाँ पे जो है वो आपके लिए एक स्टेटमेंट है, ऑल एंजाइम्स आर कैटलिस्ट बट ऑल कैटलिस्ट आर नॉट एंजाइम्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी एंजाइम जो है वो एंजाइम होने से पहले उसका कैटलिस्ट होना जरूरी है, क्योंकि वो कैटलिस्ट होगा तो ही उसको हम जो है वो एंजाइम कह सकते हैं। कैटलिस्ट होगा लेकिन वही कैटलिस्ट अगर लिविंग बॉडी में है तो उसको हम एंजाइम कह सकते हैं। तो इसलिए सारे के सारे एंजाइम जो हमारे लिविंग सेल्स में है वो पहले कैटलिस्ट हैं और फिर एंजाइम्स है। लेकिन ऑल कैटलिस्ट आर नॉट एंजाइम्स, के जो कैटलिस्ट हैं वो एंजाइम्स सारे के सारे नहीं हो सकते। ऑब्वियसली जो कैटलिस्ट आउटसाइड बॉडी या आउटसाइड लिविंग सेल्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको हम जो है वो एंजाइम नहीं कहेंगे। तो अल्टीमेटली कैटलिस्ट जो हैं वो दो तरह से होते हैं, जो विद इन बॉडी एंड आउटसाइड बॉडी। तो जो विद इन बॉडी या विद इन लिविंग सेल्स होंगे उनको हम एंजाइम्स का नाम दे सकते हैं, और जो आउटसाइड बॉडी होंगे उनको हम कैटलिस्ट ही कहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑल द सब्सटेंस दैट कंटेन मेनली कार्बन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो ये हमारे पास जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की डेफिनेशन आ गई, क्योंकि हम एंजाइम को कह रहे हैं कि वो हमारे पास जो है वो ऑर्गेनिक कैटलिस्ट है या ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जिनमें जो है वो कार्बन मौजूद नहीं होती प्राइमरीली, के वो जो है वो मेजरली कार्बन और हाइड्रोजन पे कंसिस्ट नहीं करते, उनको हम जो है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का डिफरेंस आ गया। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो सबस्ट्रेट क्या होता है। अब सबस्ट्रेट जो है वो हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो है वो बॉडी में डिफरेंट रिएक्शंस हो रहे हैं और उन रिएक्शंस को जो है वो बूस्ट अप करने के लिए हमारे पास क्या है? एंजाइम्स की एक फैमिली है जो उसमें इन्वॉल्व है। तो अब एंजाइम जिस मॉलिक्यूल के साथ या जिस भी रिएक्शन में किसी एक पर्टिकुलर चीज के साथ जो है वो अटैच होके उसको स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट करवाता है, ठीक है, उस चीज को हम कहते हैं सबस्ट्रेट। तो दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑन विच एंजाइम्स कैन एक्ट, जिनके साथ जो है वो एंजाइम अटैच होते हैं और अल्टीमेटली उनको कन्वर्ट करते हैं किसी भी रिएक्शन के थ्रू। तो उसमें जो है वो हम उसको कहेंगे सबस्ट्रेट, जिसके ऊपर एंजाइम आके अटैच होगा और उसको ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक पिक्चर है जिसको हम एक्सप्लेन करते हैं और अल्टीमेटली जो है वो इससे हमें कंसेप्ट जो है वो थोड़े क्लियर होंगे। अब लेट्स सपोज हमारे पास जो है वो एंजाइम है एक सुक्रेज के नाम से। ठीक है, अब सुक्रेज इसका नाम क्यों है? क्योंकि ये जिस सबस्ट्रेट पे जाके अटैच होगा वो सबस्ट्रेट हमारे पास है सुक्रोज। अब सुक्रोज हमारे पास जो है वो शुगर की ही एक फॉर्म है, ग्लूकोज की एक फॉर्म है। ठीक है, तो सुक्रोज जो है वो
सबस्ट्रेट है जिसको हमने कन्वर्ट करना है स्मॉलर पार्टिकल्स में, स्मॉलर शुगर्स में, ठीक है। तो सुक्रोज के लिए हमारे पास जो एंजाइम होगा वो सुक्रेज होगा, क्योंकि हम कहते हैं कि किसी भी वर्ड के लास्ट पे ए एस ई प्रीफिक्स लगा दो तो उसको हम जो है वो एंजाइम कह सकते हैं, ठीक है। मोस्टली एंजाइम्स की जो है वो क्लासिफिकेशन इसी तरह से होती है कि उनके लास्ट पे जो है वो ए प्रीफिक्स लग जाता है। तो अगर सुक्रोज है तो उसके लिए हमारे पास जो है वो सुक्रेज एंजाइम होगा। अब एंजाइम है, मतलब अभी जो है वो एंजाइम बिल्कुल अकेला है यहाँ पे, मतलब बैठा हुआ है। अब ये उसकी जो है वो एक्टिव साइट है, जो एक्टिव साइट है वो इसकी फ्री है इस टाइम पे। आगे जाके जो है वो इसको सबस्ट्रेट मिलेगा, वो सबस्ट्रेट जाके इस एंजाइम की एक्टिव साइट पे अटैच होगा, तो अल्टीमेटली हमारे पास जो है वो एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है। ये एंजाइम का सबस्ट्रेट जो है वो कम्प्लेक्स बन गया, जिसमें ग्रीन कलर का सबस्ट्रेट आ गया और अल्टीमेटली जो है वो एंजाइम आ गया। तो ये जो कम्प्लेक्स बनेगा, इस कम्प्लेक्स की जो है वो आगे रिएक्शन होगा जो कि एंजाइम रिएक्शन करवाएगा और उस रिएक्शन को बूस्ट करेगा। तो अल्टीमेटली जो है वो वाटर यहाँ से जो है वो इसको मिलेगा। इस वाटर की प्रेजेंस में हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन हो रहा है। तो सबस्ट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो वो जो सबस्ट्रेट जिसके ऊपर एंजाइम अटैच हुआ था, उस सबस्ट्रेट को लाइक सुक्रोज को हमने जो है वो क्या किया, स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया और अल्टीमेटली हमें जो है वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिल गए, ठीक है। सुक्रोज से स्टार्ट हमने कहाँ से लिया था, सुक्रोज से। सुक्रोज सबस्ट्रेट था, उसके ऊपर एंजाइम आके अटैच हुआ, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बना, रिएक्शन हुआ, रिएक्शन जो है वो वाटर की प्रेजेंस में हुआ और हमारा जो सबस्ट्रेट है वो कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, ठीक है। तो इसी के साथ जो है वो ये चीजें निकल के बॉडी में जो है वो यूज हो जाएंगी और अल्टीमेटली हमारा जो एंजाइम है वो फिर से अवेलेबल हो जाएगा कि वो नेक्स्ट सबस्ट्रेट जो है वो उसकी ब्रेकडाउन कर सके, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एक छोटा सा डिफरेंस है एंजाइम एंड कैटलिस्ट के दरमियान के। एंजाइम जो है वो, कैटलिस्ट की हमने बात की कि कैटलिस्ट जो है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, आउटसाइड द बॉडी होता है, रिएक्शन को बूस्ट करता है। तो अगर हम जो है वो उसको विद इन बॉडी कंसिडर करें तो वो एंजाइम होगा। ऑल द एंजाइम्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है, पीछे हमने बात की। एंड ऑल द कैटलिस्ट आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के, ये जो है वो मेजरली कार्बन हाइड्रोजन पे जो है वो डिपेंडेंट नहीं होते या उसके जो है वो मॉलिक्यूल्स नहीं बने होते। एंजाइम्स मोस्टली डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द रिएक्शन, ठीक है। एंजाइम जो है वो विद इन बॉडी होते हैं तो वो मोस्टली जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और बॉडी जो है वो उनको फिर से सिंथेसाइज कर लेती है, फिर से उनको जो है वो प्रिपेयर कर लेती है। कैटलिस्ट आर नॉट डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल रिएक्शन। तो आउटसाइड द बॉडी अगर हमको केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं और उसमें हम कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं तो उसको जो है वो उसकी डिस्ट्रक्शन नहीं होती, वो इंटैक्ट रहता है और वो अल्टीमेटली जो है वो सिर्फ रिएक्शन को बूस्ट अप करता है। एंजाइम्स आर मोर स्पेसिफिक इन नेचर, ठीक है। एंजाइम जैसे हमने बात की कि सुक्रोज हमने जो है वो सबस्ट्रेट देखा और सुक्रोज को जो है वो डाइजेस्ट करने के लिए स्मॉलर पार्टिकल्स में जो है वो कन्वर्ट करने के लिए उसको जो है वो सुक्रेज ही रिक्वायर्ड है। तो इस इट मीन्स कि सुक्रोज को कोई और एंजाइम सुक्रेज के अलावा जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा या उसको जो है वो स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए हमें जो है वो सुक्रेज चाहिए। तो इसको हम कहते हैं कि वो ज़्यादा स्पेसिफिक है, हर एंजाइम जो है वो हर सबस्ट्रेट के लिए सेपरेट है। कैटलिस्ट और नॉन स्पेसिफिक, कैटलिस्ट जो है वो पूरी पूरी क्लास के लिए या पूरी पूरी जो है वो एक मतलब जीन्स के लिए जो है वो काफ़ी होता है। एंजाइम्स आर वेरी कम्प्लेक्स इन नेचर, ठीक है। एंजाइम जो है वो इतने आसान नहीं होते। कैटलिस्ट आर सिंपल सब्सटेंसेस और कंपाउंड्स, ठीक है। तो वो हमारे पास जो है वो सिंपलर होते हैं। एंजाइम स्पीड रिएक्शन जो है वो एंजाइम की डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। स्पीड ऑफ कैटलिस्ट रिएक्शन विल डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट। जो एंजाइम है वो बॉडी के अंदर मौजूद है, इनफ जो है वो क्वांटिटी में मौजूद है, तो अल्टीमेटली उसका जो है वो स्पीड ऑफ एंजाइम से ताल्लुक नहीं है। वो उसका जो है वो एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनेगा तो एक एंजाइम एक सबस्ट्रेट के साथ जो है वो इन्वॉल्व होगा, तो अल्टीमेटली उसका जो है वो ऐसा इशू नहीं बनेगा कि उसमें जो है वो एंजाइम जितने मर्जी ज्यादा होंगे तो उससे जो है वो स्पीड उसकी तेज हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। लेकिन कैटलिस्ट जो है वो जितना ज्यादा होगा उतना जो है वो एंजाइम उसमें जो है वो बूस्ट अप करेगा रिएक्शन को। कैटलिस्ट की जो है वो कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी। सो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम, डिफरेंट जो है वो एंजाइम की प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम जो है वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्क्रीन को हम थोड़ा सा जो है वो बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोगों के लिए जो है वो विजिबिलिटी अच्छी हो जाए। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम में हमारे पास जो है वो सबसे पहले है कैटालिटिक प्रॉपर्टी। कैटालिटिक प्रॉपर्टी बोलें तो कि उसको जो है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम्स कैन कैटालाइज द लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन अ बायोलॉजिकल रिएक्शन, कि हमें जो है वो कोई कैटालिटिक प्रॉपर्टी, कैटालिटिक होता है कि उसको ब्रेक डाउन करना स्मॉलर पार्टिकल्स में, लार्जर अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट को या लार्जर मॉलिक्यूल्स को। तो जो कैटालिटिक प्रॉपर्टी है या जो कैटालिस्ट वाली प्रॉपर्टी है कि इस जो है वो रिएक्शन को बूस्ट अप करता है एंजाइम, तो एंजाइम की हमें जो है वो अगर स्मॉल क्वांटिटी भी अवेलेबल हो तो वो लार्जर अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट के लिए जो है वो इनफ होती है किसी भी बायोलॉजिकल रिएक्शन। तो बायोलॉजिकल रिएक्शन मींस कि हम एंजाइम की बात कर रहे हैं, तो एंजाइम जो है वो कहाँ पे होते हैं, बायोलॉजिकल सेल्स में या बायोलॉजिकल सिस्टम्स में। तो अल्टीमेटली हम जो है वो उसकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी को जो है वो इस सेंस में देख सकते हैं कि अगर जो है वो एंजाइम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद नहीं है, थोड़ी सी क्वांटिटी में मौजूद हैं, तो अल्टीमेटली वो
उस सारे के सारे सबस्ट्रेट को जो है वो हैंडल कर लेंगे। सुक्रेज एंजाइम इन इट्स स्मॉलेस्ट क्वांटिटी इट इजीली कैटालाइज द हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस ऑफ सुक्रोज। तो जितने भी उसके जो है वो हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस, हाइड्रोलिटिक इसको क्यों कहते हैं, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस जिसमें हमने कहा था कि उसमें वाटर की एडिशन हो रही है, ठीक है। तो वाटर की एडिशन होगी, रिएक्शन होगा और अल्टीमेटली हमारा जो सुक्रोज है वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा, जो मच सिंपलर जो है वो ग्लूकोज या शुगर मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर जो है वो सुक्रेज एंजाइम क्वांटिटी में थोड़ा भी है तो अल्टीमेटली वो इस रिएक्शंस को जो है वो कंटिन्यू कर सकता है। नेक्स्ट जो है वो प्रॉपर्टी एंजाइम की क्या है, सॉल्युबिलिटी। एंजाइम्स आर मोस्टली soluble in water and dilute alcohol solution, ठीक है। डाइल्यूट अल्कोहल मीन्स डाइल्यूट एथेनॉल, डाइल्यूट मेथानॉल, उसमें जो है वो 70% वाटर होगा, 30% अल्कोहल होगी, 50% वाटर होगा, 50% अल्कोहल होगी, तो वो डाइल्यूट होगा जिसमें वाटर कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा होती है और अल्कोहल की अपनी कंसंट्रेशन जो है वो कम होगी। तो इन कंडीशंस में, ठीक है, जिसमें वाटर, सिंपल वाटर में जो है वो सॉल्युबिलिटी ज्यादा है और डाइल्यूट जो सॉल्यूशंस हैं अल्कोहल के उनमें वाटर सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। देन जो है वो एंजाइम्स कैन प्रेसिपिटेट इन द फॉलोइंग सॉल्वेंट्स। अब कुछ सॉल्वेंट्स हैं जिनमें एंजाइम जो है वो सॉल्युबल नहीं है, तो उसमें जो है वो अपने प्रेसिपिटेट्स बना लेगा, और प्रेसिपिटेट्स का मतलब है कि वो अच्छे से उसमें डिसॉल्व नहीं होगा, सॉल्युबल नहीं होगा। कंसंट्रेटेड अल्कोहल के अगर जो है वो हमने बात की कि डाइल्यूट अल्कोहल में जो है वो उसकी सॉल्युबिलिटी अच्छी है, तो अगर वही अल्कोहल जो है वो कंसंट्रेटेड हो जाएगी तो उसमें सॉल्युबिलिटी अच्छी नहीं है, उसमें प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे, ठीक है, पीपीटीज बन जाएंगी उसकी, हमारी जो एंजाइम्स हैं उनकी। तो नेक्स्ट हमारे पास अमोनियम सल्फेट। अगर अमोनियम सल्फेट का सोल्यूशन है तो उसमें भी एंजाइम जो है वो सॉल्युबल नहीं होगा, उसमें भी प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे। एंड ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड का अगर सोल्यूशन है तो उसमें भी हमारे पास जो है वो पीपीटीज बन जाएंगे और अल्टीमेटली जो है वो एंजाइम की सॉल्युबिलिटी उसमें कम होगी। एंजाइमेटिक रिएक्शन, the velocity of enzymatic reaction increases as the concentration of substrate increases up to certain maximum, ठीक है। एंजाइमेटिक रिएक्शन जो है वो हमने क्या कहा था कि एंजाइम की जो एफिकेसी है या एंजाइम जो अपनी परफॉर्मेंस शो कर रहा है, वो वाली जो प्रॉपर्टी उसकी है कि वो कितने सबस्ट्रेट को जो है वो कन्वर्ट करेगा स्मॉलर सब्सटेंसेस में, या रिएक्शन को जो है वो कितना बूस्ट करेगा, वो चीज़ जो है वो डिपेंड करती है एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी पे। तो एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी में वो कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन इंक्रीजेस एज द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इंक्रीजेस, ठीक है। अगर हम लेट्स सपोज हमारे पास जो है वो 100 एंजाइम्स जो हैं वो किसी भी सेल में मौजूद हैं और उन्होंने जो है वो सुक्रोज को कन्वर्ट करवाना है, तो अगर हमारे पास 50 सुक्रोज हैं तो वो सारे को कन्वर्ट कराएंगे। तो अगर हम जो है वो 50 से इंक्रीज करके 80, 90, 100 तक जो है वो सुक्रोज के मालिक्यूल्स को ले जाते हैं, तो अल्टीमेटली उसको टैकल करने के लिए हमारे पास 100 जो है वो एंजाइम्स मौजूद हैं, तो उसका रिएक्शन जो है वो एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी जो है वो इंक्रीज होगी एंजाइम की, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सबस्ट्रेट की क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहे हैं अप टू सर्टेन मैक्सिमम, ठीक है। अप टू सर्टेन मैक्सिमम के एक मैक्सिमम पॉइंट आएगा जिस टाइम पे हमारे जो है वो एंजाइम सारे के सारे जो है वो फिल हो जाएंगे, तो उससे ऊपर जो है वो हम इसमें एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी को जो है वो इंक्रीज नहीं कर सकते, तो उससे ऊपर जो है वो एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी अल्टीमेटली डिक्रीज होती है। डिक्रीज किस तरह से कि अगर हमारे पास जो है वो अगेन जो है वो सेम 100 एंजाइम्स मौजूद हैं, तो उन एंजाइम्स को जो है वो अगर सबस्ट्रेट हम 150 प्रोवाइड करते हैं, तो वो सबस्ट्रेट जो है वो अब रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ एंजाइम से जो है वो ज्यादा है, तो अल्टीमेटली एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी जो है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कहता है एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी में आती है पीएच, के पीएच जो है वो एंजाइम को किस तरह से इफेक्ट करती है। एसिड डीएक्टिवेट दोज एंजाइम दैट एक्ट एज अल्कलाइन पीएच, ठीक है। अब हमारे पास कुछ एंजाइम्स हैं जो अपना ऑप्टिमम या अपना बेस्ट जो फंक्शन है वो अल्कलाइन पीएच पे देते हैं, ठीक है। अल्कलाइन पीएच अब क्या होती है कि हमारे पास जो है वो 0 से लेके 7 तक जो है वो एसिडिक पीएच, 7 जो है वो न्यूट्रल और 7 से लेके 14 तक जो है वो अल्कलाइन पीएच या बेसिक पीएच, ठीक है। अल्कलाइन हम बेसिक को ही कहते हैं। तो अगर 7 से ज्यादा पीएच होगी, 8, 9, 10, 11, 12, तो ये हमारे पास जो है वो बेसिक या फिर अल्कलाइन पीएच है। तो अगर जो है वो कोई ऐसा एंजाइम जो अल्कलाइन पीएच में काम कर रहा है, इस रेंज में जो है वो बड़ा अच्छे से काम कर रहा है, तो उसको जो है वो अगर हम एसिडिक पीएच दे देंगे या एसिडिक एनवायरनमेंट देंगे, तो उसकी जो ऑप्टिमम एफिकेसी है वो इफेक्ट होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल ट्रिप्सिन एक्ट एट अल्कलाइन पीएच 8.57, ठीक है। अब 8 जो है वो 7 से ऊपर है, तो अल्कलाइन पीएच यहाँ पे कहीं पे एग्जिस्ट कर रही है, तो 8.57 पे जो है वो ट्रिप्सिन एंजाइम बहुत अच्छा काम करता है। एट एसिडिक पीएच इट विल डिस्ट्रॉय, ठीक है। अगर हम जो है वो उसकी पीएच डिक्रीज कर दें और 3, 4, 5 पे ले जाएं जो कि एसिडिक है, तो इस पीएच पे ट्रिप्सिन एंजाइम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो डिग्रेड हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जब वो एंजाइम डिग्रेड हो जाएगा, उसकी कंसंट्रेशन जो है वो बॉडी में कम हो जाएगी, और हम जो है वो उसको ये कह सकते हैं कि उसकी जो कंसंट्रेशन कम हुई है, तो उससे जो है वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो अल्टीमेटली कम हो गई है।
ट्रिप्सिन इन एंजाइम दैट सेक्रेटेड बाय पैनक्रियाज एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड। तो ट्रिप्सिन जो है वो पैनक्रियाज से रिलीज होता है और फूड की डाइजेशन में जो है वो हेल्प करता है। तो अल्टीमेटली अगर हम जो है वो स्टमक की पीएच की बात करें तो वो एसिडिक हो जाती है, तो एसिडिक पीएच में जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, तो उसके लिए हमें जो है वो उसकी अल्कलाइन पीएच जरूरी है। देन हमारे पास जो है वो बेसिस हमारे पास जो है वो एंजाइम को अफेक्ट करती हैं, या वो क्या करती हैं कि बेसिस डीएक्टिवेट द एंजाइम्स दैट एक्ट एट एसिडिक पीएच। ठीक है, अगेन वही फार्मूला के 0 से 7 और 7 से 14। तो 0 से 7 हमारे पास जो है वो एसिडिक रेंज है, और इस रेंज में जो है वो हमारे पास जो भी एंजाइम जो है वो बेस्ट एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं उनको जो है वो बेस या बेसिक पीएच जो है वो अफेक्ट करती है। लेट्स सपोज हमारे पास जो है वो पेप्सिन एंजाइम है, ये भी पेप्सिन एंजाइम भी जो है वो डाइजेशन में इन्वॉल्व है, या अब ये एसिडिक पीएच पे काम करता है 1 से 2 तक, तो 0 से 1 और 1 से 2, तो इस रेंज में जो है वो हमारे पास जो है वो एसिडिक पीएच है, और एसिडिक पीएच में पेप्सिन जो है वो अपना अच्छे से काम करता है। तो अगर हम जो है वो पेप्सिन को कोई बेसिक पीएच या अल्कलाइन पीएच जो है वो प्रोवाइड कर दें कि हम जो है वो पेप्सिन जिस जगह पे पेप्सिन रिलीज हो रहा है और अल्टीमेटली अपना काम कर रहा है उस जगह की पीएच हम जो है वो 7 से इंक्रीज कर दें, 7 से 14 के दरमियान में ले जाएं, 8 9 10, तो अल्कलाइन पीएच पे जो है वो पेप्सिन डिस्ट्रॉय हो जाएगा और अल्टीमेटली जो है वो अपने बेस्ट परफॉर्मेंस जो है वो नहीं दे सकेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी में टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो किस टेम्परेचर पे हमारे एंजाइम जो हैं वो बेस्ट जो है वो काम करते हैं। तो हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है, तो इसी टेम्परेचर के अराउंड जो है वो हमारे एंजाइम्स मैक्सिमम जो है वो हमें आउटपुट दे रहे होते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिमम टेम्परेचर इज 96 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसी 36 डिग्री सेल्सियस को अगर हम जो है वो कन्वर्ट करें फ़ारेनहाइट में तो वो 96 से 97 98 99 तक जो है वो फॉल करेंगे। ठीक है, तो अगर हमारा जो है वो तो ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी इज रिगार्ड बिटवीन 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड के 36 37 जितना ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो है वो ऑप्टिमम होता है उसी में जो है वो हम इसको लेके चलते हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारे जो एंजाइम हैं वो इनएक्टिवेट होते हैं। ठीक है, अगर टेम्परेचर जो है वो 10 टू 20 डिग्री सेल्सियस हो तो बहुत थोड़ी क्वांटिटी उनकी जो है वो एक्टिव होती है। अगर 35 से 40 की हम बात करें जिसमें 37 36 आता है तो मैक्सिमम एक्टिव। तो ऑप्टिमम जो हमारी परफॉर्मेंस है एंजाइम की वो 36 37 इस टेम्परेचर पे 36 37 डिग्री सेल्सियस, नॉट फ़ारेनहाइट। अगर उसको हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो 96 97 98 99 वो आ जाएगी। 50 डिग्री सेल्सियस के मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो गर्मी है या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो उस पर जो है वो इनएक्टिव होना शुरू हो जाएंगे। और अगर हम उसको 60 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो लेके जाते हैं तो उसमें हमारे एंजाइम ही जो है वो इनएक्टिव से भी नेक्स्ट लेवल पे चले जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, तो इन सॉलिड कंडीशन इट में बी स्टेबल अप टू 100 डिग्री सेल्सियस के अगर हमारा जो है वो एंजाइम सॉलिड कंडीशन में एग्जिस्ट कर रहा है तो वो 100 डिग्री सेल्सियस तक भी जो है वो स्टेबल रह सकता है। तो ये हमारे पास जो है वो डिफरेंट एंजाइम की कैटेगरीज हैं और ये हमारे पास डिफरेंट स्केल्स हैं जिसमें फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन। ठीक है, इनमें जो है वो हम देखते हैं लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे जो है वो एक 37 है, तो 37 पे जो है वो हमारा फ़ारेनहाइट में 98 99 होगा। अगर ये 56 डिग्री सेल्सियस है तो वो 134 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। तो इस तरह से हम इसको जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम हमारी जो आउटपुट मिलती है एंजाइम्स की वो 35 टू 40 डिग्री सेल्सियस मिलती है जिसको हम 96 टू 99 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो टेम्परेचर रेंज कह सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास किस चीज़ की, एंजाइम्स की, जो हमारे पास क्रूड ड्रग की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे पहले एंजाइम हमारे पास है ब्रोमेलेन एंजाइम। ठीक है, इट इज अ प्रोटोलिटिक एंजाइम, प्रोटोलिटिक जो प्रोटीन की ब्रेक डाउन करता है, एंड मिल्क क्लॉटिंग एंजाइम जो मिल्क की क्लॉटिंग करता है, मिल्क के क्लॉट्स बनाने में हेल्प आउट करता है। तो अब हम इस एंजाइम के जो है वो डिफरेंट पैरामीटर्स देखेंगे। ठीक है, इस स्पेसिफिक एंजाइम के उसमें हमारे पास जो है वो बायोलॉजिकल सोर्स आ जाएगा कि हमें ये एंजाइम जो है वो कहाँ से मिलता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा, इसका कलर आ जाएगा, इसकी सॉल्युबिलिटी आ जाएगी और अल्टीमेटली इसके जो है वो यूजेस आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो ब्रोमेलिन की ये सारे पैरामीटर्स हम देखेंगे और नेक्स्ट जो भी एंजाइम होगा उसके भी यही पैरामीटर्स जो है वो हम स्टडी करेंगे। तो ब्रोमेलिन की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, पाइनएप्पल जिसको हम जो है वो कहते हैं, तो इसका सोर्स हमारे पास जो है वो क्या होगा, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जूस एंड स्टेम ऑफ अनानास कोमोसिस। ये हमारे पास जो है वो उस प्लांट का साइंटिफिक नेम है और इस प्लांट को हम पाइनएप्पल कहते हैं, अनानास कहते हैं। तो अनानास कोमोसिस के जूस और स्टेम से हमें जो है वो ये एंजाइम मिलता है। फैमिली जो है वो ब्रोमेलेसी फैमिली है इसकी और मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 2800 मिली मोल जो है वो इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। ये आप जो है वो पढ़ने की हद तक कर लें, ये जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए।
तो ब्रोमिलिन के कलर की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास जो है वो लाइट येलो कलर और बफ कलर जो है वो इसमें एग्जिस्ट करता है। देन जो है वो अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें ब्रोमिलिन एंजाइम की, तो ये हमारे पास जो है वो, जैसे हमने एंजाइम्स की सॉल्युबिलिटी की ओवरऑल बात की थी कि ये हमारे पास जो है वो वाटर में जो है वो डिजॉल्व होते हैं। अल्कोहल जब तक डाइल्यूट हो तो उसमें डिजॉल्व होते हैं, और जो कंसनट्रेटेड अल्कोहल है उसमें डिजॉल्व नहीं होती है, उसमें सॉल्युबिलिटी उनकी जो है वो कम हो जाती है। तो इट इज़ वेरी मच सॉल्युबल इन वाटर, अल्कोहल एंड क्लोरोफॉर्म। तो ये हमारे पास जो है वो अगर ये डाइल्यूट होंगे तो इनमें भी जो है वो सॉल्युबल हो जाएगा। देन जो है वो अगर हम इस एंजाइम के यूजेस की बात करें कि ये एंजाइम जो है वो किन किन जगह पे यूज हो रहा है, तो उसको हम जो है वो देखते हैं। इट इज़ यूज्ड एज अ सपोर्टिंग एजेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड एडिमा। ठीक है, इन्फ्लेमेशन हमारे पास जो है वो कहीं पे कोई वाउंड या इस तरह से जो है वो कोई इशू बॉडी में जो है वो इन्फ्लेमेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, तो उसको एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पे जो है वो यूज़ किया जा सकता है। और एडिमा की अगर हम बात करें तो एडिमा हमारे पास जो है वो बॉडी में कहीं पे भी जो है वो फ्लूइड के ज़्यादा होने की वजह से स्वेलिंग हो जाना। ठीक है, इसमें हमारे पास जो है वो मेजरली हमारे पास जो पेरिफ्रीज हैं, हमारे पास लेग्स और इसमें आर्म्स वगैरह में, हाथों में जो है वो स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। और इसकी जो है वो मेन रीज़न क्या है कि हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, तो उसकी वजह से हमें जो है वो एडिमा फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट जो है वो इट इज़ वाइडली यूज्ड इन लेदर फैक्ट्री। तो लेदर इंडस्ट्री में जो है वो लेदर को टेनराइज करने के लिए या उसको जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए, तो उसमें हमारे पास जो है वो ये एंजाइम यूज हो सकता है। इट इज़ यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन। तो हमने देखा कि प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, तो प्रोटीन की ब्रेकडाउन करके तो अल्टीमेटली उसमें जो है वो मजीद फाइन जो है वो माइनर एसिड्स की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। इट इज़ वेरी इफेक्टिव एजेंट दैट कैन इजीली टेंडराइज द मीट। और मीट को जो है या मीट इंडस्ट्री में जो है वो हम मीट को टेंडराइज करने के लिए ब्रोमिलिन का यूज़ कर सकते हैं। कि टेंडराइज से मुराद कि जैसे हम जो है वो मीट को कुकिंग से पहले जो है वो उसको टेंडराइज कर देते हैं ताकि वो अच्छे से जो है या कम टाइम में कुक हो सके, तो उसको जो है वो टेंडराइज करने के लिए हमारे पास जो है वो ब्रोमिलिन एंजाइम यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास जो है वो ब्रोमिलिन की एग्जांपल थी। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एग्जांपल है किसकी, पपाइन की, जिसको हम पपाया भी कहते हैं। और पपाया जो है वो हमारे पास पपीता के नाम से जो है वो उर्दू में हमारे पास ये जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो पपीता, और जिसको जो है वो हम प्रोटियोलिटिक एंजाइम अगेन जो है वो जो प्रोटीन की ब्रेकडाउन में इन्वॉल्व होता है। अब जो है वो इसके सोर्स की अगर हम बात करें तो सोर्स जो है वो कैरिका पपाया, जो इसका साइंटिफिक प्लांट है जिससे हमें जो है वो पपाइन मिलता है या पपाया मिलता है। ठीक है, तो उसका जो है वो प्लांट का नाम क्या है, कैरिका पपाया, और फैमिली जो है वो कैरिकेसी। तो उससे जो है वो हमें ड्राइड लेटेक्स जो, मतलब लेट्स सपोज हमारे पास जो है वो कैरिका पपाया अगर साइंटिफिक प्लांट है, तो उसके जो ग्रीन फ्रूट्स और लीव्स होंगे उनसे हमें जो ड्राइड लेटेक्स मिलता है उसको हम जो है वो पपाइन कहते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास जो है वो उसकी प्रिपरेशन और कल्टीवेशन का जो है वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, उसको हम जो है वो ये कहते हैं। द लेटेक्स इज ऑब्टेन्ड बाय मेकिंग 2 to 4 लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन्स। ठीक है, कि हमने जो है वो लॉन्गिट्यूडनल साइड की इंसिजन्स लगानी है। इंसिजन होता है कि हम जो है वो कट लगा के किसी भी चीज़ के जो है वो गम, रेजन्स और इस तरह की चीज़ें जो है वो इकट्ठी करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम जो है वो प्लांट पे कट लगाते हैं। तो कट लगा के जो है वो हम कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको हम इंसिजन कहते हैं। देन जो है वो अगर हम बात करें कि ऑन द सरफेस ऑफ नियरली मेच्योर बट ग्रीन फ्रूट्स वाइल स्टिल ऑन द ट्री। ठीक है, कि हमारे फ्रूट्स जो हैं वो अभी नए नए मेच्योर हुए हैं लेकिन अभी भी ग्रीन है, अभी पक के जो है वो येलो नहीं हुए, और अभी जो है वो ग्रीन कंडीशन में है और अभी वो दरख्तों पे ही लगे हुए हैं। तो वहाँ पे उन पे जो है वो लॉन्गिट्यूडनल जो है वो इंसिजन्स लगाएंगे, कट्स लगाएंगे। द इंसिजन्स आर मेड अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, अर्ली इन द मॉर्निंग जो है वो शुरू के जो वर्किंग आवर्स है वहाँ पे एट इंटरवल ऑफ 3 to 7 days के 3 से 7 दिन के जो है वो गैप पे हम जो है वो इनके इंसिजन्स लगाएंगे, और अल्टीमेटली से जो है वो पपाया इकट्ठा करते हैं। द एक्सुडेट इज कलेक्टेड इन नॉन मेटेलिक कंटेनर। तो हमने जो है वो एक्सुडेट क्या होता है कि जो हमारे प्लांट का एक्सट्रैक्ट निकलता है उसको हम एक्सुडेट कहते हैं। ठीक है, तो उस एक्सट्रैक्ट को हम जो है वो किस तरह से निकालते हैं, हम उसको जो इंसिजन के थ्रू निकालते हैं, और इंसिजन जो है वो हम लॉन्गिट्यूडनल करते हैं एवरी 3 to 7 days, और इसको जो है वो हम अर्ली इन द मॉर्निंग करते हैं। तो इससे हमें जो एक्सट्रैक्ट करके इंसिजन के प्रोसेस के थ्रू हमें जो कंपोनेंट्स मिलते हैं या कंपाउंड मिलता है या जो क्रूड ड्रग मिलती है उसको हम एक्सुडेट कहते हैं, कि एक्सुडेट ऑफ कैरिका पपाया प्लांट। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इसके कलर की बात करें तो हमारे पास जो है वो अमार्फस लाइट वाइटिश कलर पाउडर जो है वो होता है। तो अगर हम इसको जब वाटर में कन्वर्ट करें तो सॉल्युबिलिटी की बात करें तो इट इज इनकम्प्लीटली सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन अल्कोहल, ईथर एंड एसीटोन। तो ये जो है वो बाय मिस्टेक यहाँ पे इनकम्प्लीटली लिखा गया है, बल्कि ये जो है वो इस तरह से होना चाहिए, इट इज कम्प्लीटली सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन
अल्कोहल, ईथर एंड एसीटोन। तो ये हमारे पास जो है वो इसको देख लीजिएगा। देन जो है वो मॉलिक्यूलर वेट इसका जो है वो मोल्स में है 25,000 अराउंड जो है वो इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा। अगर हम जो है वो यूजेस की बात करें कि इसके पपाया के या पपीता के, तो अगेन जो है वो टेंडराइजिंग ऑफ मीट, कि हम जो है वो गोश्त को पकाने से पहले उसको नरम करने के लिए, जैसे उसको कहते हैं कि गोश्त जो है वो अच्छे से गल जाए, ऐसे ऐसे पक जाए, तो उसको जो है वो टेंडराइजिंग के लिए यूज करते हैं। तो अक्सर आपने सुना होगा कि पपीता जो है वो हम गोश्त के साथ मिक्स करते हैं और उसको जो है वो नरम करने के लिए यूज करते हैं। यूज्ड एज प्रोटीन डाइजेस्टेंट, ठीक है, प्रोटियोलिटिक है तो प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन करवाएगा, प्रोटीन्स को बॉडी में जो है वो डाइजेस्ट करवाएगा। तो अगर जो है वो किसी ने कोई हैवी प्रोटीन इनटेक कर लिया और अब उसको जो है वो ब्लॉटिंग या इस तरह से जो है वो खट्टे डकार आ रहे हैं, तो उसके लिए हम जो है वो पपीता वगैरह यूज कर सकते हैं ताकि उस प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सके। एज एन एंटी हेलमेंटिक, एंटी हेलमेंटिक के तौर पे जो है वो यूज हो सकता है। हेलमेंटिक्स होते हैं कि हमारे बॉडी में जो है वो जैसे निमाटोड, छोटे छोटे जो है वो कीड़े जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाना विद इन बॉडी, तो उनको जो है वो किल करने के लिए जो हमारे पास जो है वो निमाटोड्स, अर्थवर्म्स, इस तरह की चीजें होती हैं, उनको जो है वो किल करने के लिए हमारे पास एंटी हेलमेंटिक प्रॉपर्टी जो है वो इसमें होती है। क्लैरिफिकेशन ऑफ बेवरेजेस के, अगर हम जो है वो बेवरेजेस की बात करें सॉफ्ट ड्रिंक्स की, तो उसमें जो है वो उनकी प्योरिफिकेशन वगैरह के लिए जो है वो यूज होता है। इट इज यूज टू रिमूव द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स फ्रॉम कंटेक्ट लेंसेज, अगर हम जो है वो कंटेक्ट लेंसेज की बात करें तो उसमें जो है वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को रिमूव करने के लिए हम जो है वो पपाया प्लांट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एक छोटा सा टॉपिक है जिसके साथ ही हमारा ये चैप्टर एंड हो जाएगा, जिसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम की बात करेंगे कि एंजाइम्स को हम किस तरह से डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। अब इसके लिए जो है वो ओल्ड मेथड एंड न्यू मेथड, ठीक है, कि पहले जो है वो कौन सा मेथड यूज होता था और अब जो है वो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, तो इसका जो है वो हम डिफरेंस भी देखेंगे और अल्टीमेटली जो है वो हम देखेंगे वन बाय वन कि ओल्ड मेथड में जो है वो हम एंजाइम्स को किस तरह से क्लासीफाई करते थे। ओल्ड मेथड में जो है बाय यूजिंग दिस मेथड एंजाइम्स आर नेम्ड बाय एडिंग सुफिक्स ASE, जैसे हमने जो है वो एग्जांपल दी थी सुक्रोज की, ठीक है, तो सुक्रोज को हमने जो है वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, अब ये हमारे पास जो है वो सबस्ट्रेट है, तो इसका एंजाइम क्या होगा कि सुक्रोज के लास्ट पे जो है वो ASE लगा दो, ठीक है, तो ASE लगाने से सुक्रेज एंजाइम। तो ओल्ड मेथड जो है वो क्या कहता था कि हम एंजाइम के लास्ट पे ASE प्रीफिक्स लगा देंगे, ठीक है, तो वो हमारे पास जो है वो उस स्पेसिफिक कंपाउंड का जो है वो एंजाइम बन जाएगा। तो लेट्स सपोज हमारे पास जो है वो लाइपेज लिपिड्स वगैरह के लिए, तो उसको जो है वो फैट्स को हाइड्रोलाइज करने के लिए जो है वो लाइपेज एंजाइम यूज होता है। अगर हम सेलुलेज की बात करें तो वो सेलुलोज की हाइड्रोलिसिस के लिए जो है वो यूज होता है। तो इसी तरह से ASE प्रीफिक्स लगा के तो हम उसको जो है वो कर सकते हैं, एंजाइम का नाम दे सकते हैं। तो इसमें हमारे पास जो है वो ओल्ड मेथड में सबसे पहले एस्ट्रेजेस एंजाइम आते थे, ठीक है, इट इज अ ग्रुप ऑफ एंजाइम दैट हाइड्रोलाइज द लिपिड्स, ठीक है, लाइपेज या फिर ग्रुप ऑफ एंजाइम अगर हम बात करें तो जो ओवरऑल लिपिड्स को जो है वो डिस्ट्रॉय करते हैं या उनकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, उनको सिंपलर कंपाउंड्स में जो है वो कन्वर्ट करते हैं, तो वो हमारे पास एस्ट्रेजेस एंजाइम। एग्जांपल इसमें जो है वो लाइपेज की है जो हमने ऊपर देखी, इट इज प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूस ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी में पैनक्रियाज जो है वो पैनक्रियाटिक जूस बना रहा होता है। अब उस पैनक्रियाटिक जूस में जो है वो लाइपेज एंजाइम मौजूद है जो लिपिड्स और फैट्स की ब्रेकडाउन में इन्वॉल्व होगा। देन जो है वो लाइपेज हाइड्रोलिसिस द फैट मॉलिक्यूल्स टू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरीन, तो अल्टीमेटली जो है वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरीन जो है वो बॉडी में यूज होते हैं और स्टोर भी हो जाते हैं। देन जो है वो अमाइंडेसिस, अमाइंडेसिस जो है वो ओल्ड मेथड के थ्रू हमारे पास वो एंजाइम्स का ग्रुप था जो लीवर और इंटेस्टाइनल म्यूकोजा में जो है वो मौजूद है, एंड दे विल कैटालाइज द अमोनिया रिलेटेड ब्रेकडाउन रिएक्शंस। तो अमाइनो एसिड या अमोनिया रिलेटेड जितने भी हमारे पास जो है वो ब्रेकडाउन करनी पड़ेगी, या कोई टॉक्सिन्स इस तरह से हम ले लेते हैं जो अमोनिया डिपेंडेंट होते हैं, तो उसको जो है वो फर्दर ब्रेकडाउन करने के लिए हमारे पास जो है वो अमाइंडेसिस एंजाइम्स यूज होते हैं। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है कि आर्जिनेज एंजाइम अगर हम यूज करें तो वो क्या करेगा, आर्जिनिन को कन्वर्ट करेगा यूरिया में, ठीक है, तो आर्जिनिन को कन्वर्ट करने के लिए आर्जिनेज हमने ASE प्रीफिक्स जो है वो लास्ट पे लगा दी। देन हमारे पास जो है वो यूरिएज एंजाइम जो है वो यूरिया को कन्वर्ट करने के लिए अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो ये जो है वो लीवर सेल्स में मौजूद है। तो अगर लीवर सेल्स में जो है वो कोई यूरिया वगैरह आता है ब्लड के थ्रू, तो उसको जो है वो वहीं पे ये एंजाइम जो है वो कन्वर्ट कर देंगे, तो इनको हम जो है वो अमाइंडेसिस कहते हैं, ठीक है। देन हमारे पास जो है वो अगर हम न्यूक्लियस के एंजाइम्स की बात करें तो उसको जो है हम न्यूक्लियस के लास्ट पे ASE लगा देते हैं, तो न्यूक्लियजेस दीज आर द ग्रुप ऑफ एंजाइम्स दैट एक्ट ऑन न्यूक्लियोटाइड्स, तो जो न्यूक्लियोटाइड्स पे काम करते हैं उनको हम जो है वो न्यूक्लियजेस कहते हैं। और न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास जो है वो अगर हम DNA की बात करें तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, और अगर हम RNA की बात करें तो राइबोन्यूक्लियेजेस एंजाइम्स और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेजेस एंजाइम्स। तो DNA के लिए जो है वो डीऑक्सी एंजाइम्स हैं और RNA के लिए जो है वो
सिंपल जो है वो डीऑक्सी के बगैर, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो डिवीजन आ जाएगी न्यूक्लियेसिस की। देन जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स जो अल्टीमेटली जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन में इन्वॉल्व हैं, जिसकी एग्जांपल हमने जो है वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में देखी थी। सुक्रोज को जो है वो डाइजेस्ट करने के लिए या इसको जो है वो फ्रुक्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास सुक्रेज एंजाइम है। देन जो है वो माल्टेज, ये हमारे पास जो इंटेस्टाइनल जूस में प्रेजेंट होता है, जो माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो ये हमारे पास जो है वो किसकी शुगर मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन के लिए जो है वो ये ग्रुप ऑफ एंजाइम्स है जो कार्बोहाइड्रेजेस जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो उसकी एग्जांपल सुक्रेज एंड माल्टेज। देन हमारे पास जो है वो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स हैं जो प्रोटीन की ब्रेकडाउन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स आर द प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, दिस एंजाइम कैटालाइज द प्रोटीन ब्रेकडाउन रिएक्शंस। तो जहां पे प्रोटीन ब्रेकडाउन हो रही है उस रिएक्शन को जो है वो बूस्ट अप करने के लिए प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स है। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास जो है वो पेप्सिन, रेनिन। पेप्सिन जो है वो इट इज फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस ऑफ एनिमल्स, इट डाइजेस्ट द प्रोटीन बाय कन्वर्टिंग देम इनटू प्रोटीएज एंड पेप्टोन, और ये जो है वो फर्दर अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होकर बॉडी में स्टोर होते हैं। देन जो है वो रेनिन की अगर हम बात करें, इट इज अ मिल्क कोआगुलेटिंग एंजाइम फाउंड इन म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ फ्रेश स्टमक ऑफ मैमल्स, इट कर्डल्स प्रोटीन ऑफ मिल्क। तो ये हमारे पास जो है वो मिल्क से जो है वो मिल्क कोआगुलेटिंग एंजाइम है, तो उससे जो है वो मिल्क में जो प्रोटीन होती है उसको जो है वो ब्रेक डाउन करने के लिए सिंपलर कंपाउंड्स में या अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो है वो ये एंजाइम हमारी जो है वो म्यूकस मेम्ब्रेन में मौजूद होता है, स्टोमक की म्यूकस मेम्ब्रेन में। तो ये हमारे पास जो था कि ये हमारे पास जो है वो ओल्ड मेथड था जिसके में हम जो है वो ASE एंजाइम लगा देते हैं और वो उस स्पेसिफिक ग्रुप के हमारे पास जो है वो एंजाइम आ जाते हैं कि अगर हमने जो है वो लिपिड्स की ब्रेकडाउन करनी है या वो रिएक्शंस जिसमें लिपिड्स की ब्रेकडाउन हो रही है उसको स्पीड अप करना है, अगर हमने कार्बोहाइड्रेट्स को जो है वो स्पीड अप करना है, अगर हमने जो है वो अमाइनो एसिड्स वगैरह या अमाइडेसिस की जो है वो इसमें रिएक्शन को जो है वो स्पीड अप करना है। न्यूक्लियेसिस एंजाइम जो है वो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स के रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास जो है वो ये ओल्ड मेथड के थ्रू जो है वो डिफरेंट क्लासेस ऑफ एंजाइम्स थी। अब हमारे पास जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एंजाइम्स हैं जो न्यू मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ऊपर हमने जो है वो ये डिफरेंट इसमें जो है वो चीज़ें देखी। अब इसमें जो है वो हमने हर एंजाइम की क्लास में कहीं पे देखा कि वो कहीं पे हाइड्रोलाइसिस करवा रहा है, कहीं पे जो है वो एंजाइम्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाते हैं, ये देखें ना जैसे हाइड्रोलाइज द लिपिड्स। तो इस तरह से जो है वो हाइड्रोलाइजिंग द सेलुलोज, तो ये हाइड्रोलाइसिस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये रिएक्शंस करवाते थे। लेकिन वो न्यू मेथड में हम क्या कहते हैं कि दिस मेथड इज आल्सो नोन एज IEC मेथड, इंटरनेशनल एंजाइम्स कमीशन मेथड, जो अभी जो है वो न्यूली बना है और इसको जो है वो हम लेके चल रहे हैं। इन न्यू मेथड द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ गिविंग द नेम्स टू द एंजाइम्स और देयर बेसिक फंक्शन इन एडिशन ऑफ एज। तो इसमें हम क्या कहते हैं कि ASE प्रीफिक्स भी लग रही है और अल्टीमेटली जो है वो उनको हम जो है वो उनके फंक्शन की बेस पे नाम देते हैं, ठीक है। तो फंक्शन जो है वो इसमें कौन कौन से हो सकते हैं, फंक्शन में हमने बात की थी कि हम जो है वो हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डिहाइड्रोजिनेशन, तो ये हमारे पास जो है वो सारे के सारे फंक्शंस आ जाएंगे। तो अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो उसमें हमारे पास जो है वो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, इट इज एन एंजाइम दैट एक्ट ऑन द सबस्ट्रेट एंड रिमूव देयर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो अगर हमने जो है वो कहीं से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिमूव करवा के और उस रिएक्शन को बूस्ट अप कर रहे हैं तो हमारे एंजाइम जो है वो इस तरह का रिएक्शन दे रहे हैं, तो उसको हम डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कहेंगे, ठीक है। ASE प्रीफिक्स भी आ गई और हमने जो है वो उसका बेसिक जो फंक्शन है हमारे एंजाइम का वो भी जो है वो हाईलाइट कर दिया कि अब इसमें जो है वो डिफरेंट लेट्स सपोज कार्बोहाइड्रेट्स को जो है वो ब्रेक डाउन करने के लिए भी एंजाइम होंगे, प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन में भी एंजाइम होंगे। अगर वो डिहाइड्रोजिनेसिस या डिहाइड्रोजिनेशन करवा रहे हैं तो उसमें हम जो है वो इसको डिहाइड्रोजिनेज क्लास में रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीडेसिस एंजाइम्स, ठीक है। ASE प्रीफिक्स भी लग गया और ऑक्सीडेशन को भी जो है वो वैलिडेट कर रहा है कि जो एंजाइम्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाने के बाद हमें जो है वो हमारी रिएक्शंस को जो है वो बूस्ट अप करते हैं, उनको ऑक्सीडेसिस क्लास में हम रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यू मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। इट इज एन एंजाइम या इट इज अ ग्रुप ऑफ एंजाइम्स दैट कैटालाइजेस द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन जहां पे भी हो रहा है उसको कैटालाइसिस कर रहा है। अब ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है वो कार्ब्स में भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट्स में भी, लिपिड्स में भी, प्रोटीन्स में भी, कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। तो वो सारे एंजाइम्स जो हैं वो उनको हम क्या कह सकते हैं, ऑक्सीडेसिस एंजाइम्स, ठीक है। जो जो एंजाइम जो है वो हमारे पास उसमें ऑक्सीडेशन के रिएक्शन को कैटालाइज करने में या बूस्ट करने में जो है वो इन्वॉल्व है विदाउट एनी रिगार्ड ऑफ द सबस्ट्रेट, ठीक है। ये चीज़ जो है वो आपके लिए ज़रूरी है कि न्यू मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन में ये नहीं देखा जाता कि सबस्ट्रेट क्या है, क्योंकि ओल्ड मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन में हम देखते थे कि ये हमारे पास जो है वो सुक्रोज या कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट है तो उसके लिए जो एंजाइम यूज़ होगा वो कार्बोहाइड्रेसिस होगा या सुक्रेज होगा। तो अब इसमें जो है वो हम सबस्ट्रेट को नहीं देखते, हम उसकी
बेसिक फंक्शन को या बेसिक प्रॉपर्टी को देखते हैं कि ये काम किस तरह से कर रहा है, ठीक है। देन जो है वो हाइड्रोलिसिस, इसी तरह से कि अगर कहीं पे जो है वो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन हो रहा है, जैसे हमने ओल्ड मेथड में देखा था कि हमारे पास जो है वो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन के थ्रू जो है वो चीज़ें मतलब हो रही हैं, लिपिड्स की ब्रेकडाउन हो रही है, और उसको जो है वो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन क्या होता है, जो H2O या वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा हो, ब्रेकडाउन हो H2O की प्रेजेंस में, ठीक है। तो इन रिएक्शंस को बूस्ट करके कोई भी रिएक्शन जो है वो जिसको बॉडी में कैटालाइज कर रहे हैं, हमारे पास वो ग्रुप ऑफ एंजाइम्स जो है वो हाइड्रोलाइसिस कहलाएंगे। दीज आर द एंजाइम्स दैट बूस्ट अप द स्पीड ऑफ हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन विदाउट एनी रिकॉर्ड ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है। तो न्यू मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो सबस्ट्रेट पे डिपेंडेंट नहीं करता। देन जो है वो लाइगेज और सिंथेटेज एंजाइम, तो ASE प्रीफिक्स जो है वो यहाँ पे भी आ गई। इट इज एन एंजाइम दैट प्रमोट्स और बूस्ट अप द स्पीड ऑफ रिएक्शंस इन विच न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड विद द क्लीवेज ऑफ ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ATP जो है वो जहाँ पे यूज होता है, वहाँ जहाँ पे हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो एनर्जी को यूज करके हम जो है वो डिफरेंट लिंकेजेस बनाते हैं, और अल्टीमेटली उन लिंक्स को बना के क्या करते हैं, दैट प्रमोट्स और बूस्ट अप द स्पीड ऑफ रिएक्शंस इन विच न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। तो हम वो रिएक्शंस जिनमें हम जो है वो ब्रेक डाउन करने के बजाय न्यू बॉन्ड्स जो हैं वो बनाते हैं, तो सिंथेसिस करवाते हैं। तो सिंथेसिस के लिए जो है वो सिंथेटेज एंजाइम, ठीक है। तो सिंथेटेज एंजाइम के लिए हम जो है वो ये वाले एंजाइम्स यूज करेंगे, या ग्रुप ऑफ एंजाइम्स यूज करेंगे जिसको हम सिंथेसिस कह रहे हैं। तो इसके साथ हमारा जो है वो एंजाइम का चैप्टर वाइड अप होता है। नेक्स्ट हम जो है वो चैप्टर 6 में हाइपर सेंसिटिविटी के रिएक्शन देखेंगे कि हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है, और इसकी जो है वो डिफरेंट जो हमारे पास जो है वो टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होते हैं वो हम जो है वो डिटेल से देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।